कह रहा हूं कि जो भी प्रत्याशी अभी नामांकन कर रहा है वो चुनाव आयोग से अपनी राशि वसूल करे और वो बिल संभाल के रखे और उन पर दावा भी करे कि बीजेपी पार्टी ने डमी उम्मीदवार सेकंड नंबर उम्मीदवार ही नहीं उतारा था और ना ही सिंबल में दूसरा नाम था, यानी कि उनका नामांकन कैंसिल होता तो वो वोट शेयर कहाँ होते, वो वोट शेयर मुझे होते। नमस्कार, राजसमंद एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। ये जो उपचुनाव की बिसात बिछी हुई है, जो उपचुनाव का दौर चल रहा है, उसमें हमने आपको दावेदारों से मिलवाया, दलों के विज़न को समझने की कोशिश की, ग्रामीण क्षेत्र में लेकर गए और उसके साथ हमने एक प्रयास ये भी किया कि इसमें अगर कोई तीसरे मोर्चे का एंगल हो तो उस एंगल पर भी चर्चा हो। इन तमाम प्रक्रियाओं के साथ साथ राजसमंद उपचुनाव से एक विषय और जुड़ा हुआ है, एक व्यक्ति और जुड़े हुए हैं जो इस राजसमंद के उपचुनाव को एक अलग ही रूप में देखते हैं, अलग स्वरूप में देखते हैं और उनकी मांग भी कुछ अलग है। तो इस क्रम में हमारे साथ आज मौजूद है श्री जितेंद्र कुमार जी खटीक। आप के बारे में मैं बता दूं कि आपने एक याचिका लगा रखी है और ये उन्होंने तब लगाई थी जब गत बार किरण जी माहेश्वरी ने यहाँ से नामांकन किया था। तो उस वक्त इन्होंने ये याचिका दायर की थी और उस याचिका के माध्यम से ये कोर्ट में अपनी दलील और अपील के सहारे कहीं ना कहीं ये एक प्रयास में लगे थे कि चुनाव के बाद या तो इनको नामांकन वो रद्द अगर होता है तो आपको प्रत्याशी बना दिया जाए, आपको विधायक बना दिया जाए, या फिर इनकी कुछ और मांग भी थी। आज जब चुनावी तारीखें तय हो चुकी है, मगर उस दरमियान अभी तक भी आपके इस संपूर्ण विषय पर, आपकी इन संपूर्ण कानूनी कार्रवाई पर अभी कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया है। तो आप इस चुनावी परिदृश्य को थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके माध्यम से एक उस पहलू पर तक भी पहुंच सके, उस पहलू को हम जनता तक पहुंचा सके। तो जितेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है राजसमंद एक्सप्रेस में। नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो आपने एक याचिका दायर की थी, जी, उसका बेस क्या था, कैसे आपने उसका क्या कारण रहे कि आपको वो याचिका दायर करनी पड़ी? जी, पहले तो मैं राजसमंद न्यूज़ का बहुत बहुत आभारी हूँ व्यक्तिगत तौर पे भी, क्योंकि ये मुद्दा और ये प्रश्न मेरे से कई लोग फ़ोन पर, व्यक्तिश और जहाँ भी जाता हूँ ये मुझसे पूछते हैं और उनकी उत्सुकता इतनी बनी रहती है कि मुझसे हर कोई व्यक्ति पूछता है और हर व्यक्ति को तो मैं पहुँचा नहीं सकता, पर ये ज़रूर मैं पुनः आपका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इस मंच के माध्यम से या आपके माध्यम से उन पर ये जो जवाब है वो उनके पास जाएगा और वस्तु स्थिति, जो सही वस्तु स्थिति है वो आपके माध्यम से अवगत हो जाएगी। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किरण जी माहेश्वरी के नॉमिनेशन में दिसंबर में 2018 में चुनाव हुए थे। उस समय उन्होंने, जो कि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के आदेश निर्देश थे कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है उनको अपने नॉमिनेशन फॉर्म में उनके विरुद्ध मुकदमे चल रहे हो और उनकी संपत्ति, उनकी संतान, पत्नी या पति जो भी हो, उनके संपूर्ण ब्यौरा उसमें शपथ पत्र के माध्यम से अंदर बताना है जी। तो उन्होंने उस समय उनके विरुद्ध चल रहे मुकदमों को नहीं प्रदर्शित किया और दिखाया नहीं। अगर वो दिखा देती तो उनका उस समय नॉमिनेशन कैंसिल नहीं होता जी। पर उनको ये अनिवार्य रूप से दिखाना था और चूंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट की और चुनाव आयोग की गाइडलाइन की थी, भाई आपको इतने सेकंड या इतने मिनट, इतने टाइम पर आपको अखबार में और मीडिया में प्रकाशित करना था और उसका बिल भी सबमिट करना था। उन्होंने वो नहीं किया, जो कि चुनाव आयोग के सख्त हिदायत के बावजूद भी नहीं किया। तो उस संबंध में मैंने और माननीय श्री कांग्रेस प्रत्याशी श्री नारायण सिंह जी भाटी ने की प्रत्याशी के अधिवक्ता की ओर से और मेरी ओर से, व्यक्ति इसमें प्रत्याशी भी हूँ और अधिवक्ता भी हूँ, हमने रिटर्निंग अधिकारी के समय, उसी समय नामांकन के समय हमने आपत्ति की और तत्पश्चात मेरे द्वारा चुनाव याचिका प्रस्तुत की गई माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में, जिसकी चुनाव याचिका नंबर 05/2019 है। उस समय सभी पक्षों को नोटिस जारी हुए। मतलब आपका एक बेसिक आधार ये था कि किरण जी ने तथ्यों को छुपाने का एक प्रयास किया है, उनके द्वारा तथ्यों को छुपाया गया है। तो इस प्रकरण को भी एक लंबा समय हो गया, तकरीबन 2-2.25 साल का समय हो गया। जी। तो इस कार्यकाल में जो कोर्ट की प्रोसीडिंग चली है, जो कोर्ट की एक कार्रवाई चली है, उसको देखकर आपको क्या लगता है कि फैसला किस प्रकार से आ सकता है, या आपके जो बिंदु थे वो कितने प्रभावी उसमें रहे हैं? माननीय न्यायालय अगर कोई तथ्य नहीं हो तो दर्जे सुनवाई के काबिल होता ही नहीं है, नोटिस जारी करता नहीं। विधायक कोई आम व्यक्ति होता नहीं है जो उसको हल्के में नोटिस जारी कर दे। उनको बाकायदा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर सुनवाई करके माननीय उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किए थे
चूंकि किरण जी माहेश्वरी को, जो कि दिवंगत हो चुकी है, हालांकि कहना नहीं चाहिए, पर अब चूंकि आपने प्रश्न पूछा है तो उस समय उन्होंने सरकार से मिलीभगत कर ली थी। चूंकि सरकार ने खुद ही पक्षकार हटने का प्रार्थना पत्र दे दिया। आज तक के इतिहास में सरकार कभी भी पक्षकार हटने का प्रार्थना पत्र कभी भी पुटअप नहीं करती है, पर सरकार और किरण जी माहेश्वरी ने दोनों ने मिलीभगत कर ली और इस मामले को लंबित करने हेतु लंबा किया गया था। चूंकि चुनाव याचिका मात्र 6 माह में यथासंभव डिस्पोजल करनी होती है, परंतु कोरोना काल की वजह से भी उनको वो अवसर और मिल गया बढ़ने का। और चूंकि उनको पता था कि ये मामला माननीय न्यायालय एक दिन डिसाइड करेगी, तो उस वजह से उन्होंने मेरी याचिका का जवाब अभी तक नहीं दिया। यानी कि 19 मार्च को उसकी पूर्ण सुनवाई हो चुकी है, आदेश को रिजर्व में माननीय न्यायालय ने कर दिया है, लेकिन तब तक उनकी तरफ से, पूर्व में भी उनकी तरफ से अभी तक मूल याचिका में ना ही उन्होंने जवाब दिया, ना ही सरकार ने जवाब दिया। ठीक है, आपकी बात कहीं ना कहीं आप जो कहने की कोशिश कर रहे हैं जी, मगर अब क्योंकि एक दुखद स्थिति है, किरण जी इस दुनिया में रहे नहीं हैं, पुनः उपचुनाव की दिनांक भी घोषित हो चुकी है, तो अगर कोर्ट में प्रोसीडिंग चलती जी और किरण जी का नामांकन रद्द होता जी, तो भी पुनः उपचुनाव ही होते। अब उपचुनाव तो हो ही रहे हैं, नहीं अब इसमें आपकी मूल आपत्ति क्या है? उसमें क्या है श्रीमान कि मैंने 2 रिलीफ मांगी है। मैंने वैसे तो उसमें 4-5 रिलीफ थी कि भाई इनका नामांकन कैंसिल करते हुए इनको 6 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जाए वगैरह वगैरह था, पर अब उसका तो कोई औचित्य है नहीं। अब तो सिर्फ 2 पॉइंट पर है चुनाव याचिका का डिस्पोजल, इस बिंदुओं पर होगा। एक, इनका नामांकन कैंसिल, और उसके पश्चात मुझे निर्वाचित घोषित करना। आपको निर्वाचित घोषित करने की एक आप जो बात मुझे पहले बता भी रहे थे जी, और भी कहीं न कहीं ये चर्चाओं में बात चली है कि आप अपने प्रत्याशी, आप चाहते हैं कि आपको विधायक पद का सौंपा जाए जी। इसका क्या आधार है? मतलब ठीक है कि चुनाव कानून में है, इसका आधार कानून में है कि भाई 100 जनप्रतिनिधि अधिनियम 100 सेक्शन में यह है कि इनका नामांकन कैंसिल होगा, इनको चुनाव निरस्त होगा। फिर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 121 सेक्शन में लिखा है कि उस व्यक्ति को किस आधार पर निर्वाचित घोषित किया जा सकता है। मेरा ये कहना है कि मैंने चुनाव याचिका की, उसमें किसी पक्षकार ने याचिका नहीं की, वहाँ कोई मेरिट बेसिस बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अन्य किसी याचिकाकर्ता ने वहाँ याचिका ही नहीं की, ना ही 2 नंबर वाले ने की, ना ही किसी अन्य प्रत्याशी ने की, वहाँ सिर्फ मैंने की और किसी ने नहीं की। रही बात मुझे निर्वाचित घोषित करने की, तो उसमें कोर्ट ने सभी पक्षों को जो चुनाव लड़े थे और जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी और चुनाव आयोग को भी नोटिस दिए थे, किसी ने उसका जवाब नहीं दिया और उसका खंडन नहीं किया। रूल ऑफ लॉ के अनुसार जब कोई व्यक्ति खंडन ही नहीं करता है तो एक तरह से स्वीकार होता है। मगर आप जो कह रहे हैं कि आपको विधायक बना दिया जाए, ऐसा कहीं कोई ऐसा फैसला आया हुआ है जिसका कोई आधार हो? कानून में परिस्थिति अनुसार फैसले होते हैं। आज तक मेरा मानना है कि ऐसी परिस्थिति हुई नहीं। एक जगह हुई है, कर्नाटक में हुई थी, जिसमें मदुरई हाईकोर्ट बेंच ने एक फैसला दिया है। उसमें यह कहा कि उपचुनाव करने के बजाय उसी पार्टी के व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है, जो कि मैं बीजेपी जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ 2002, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य, जिला प्रभारी व राष्ट्रीय बुद्धिजीवी सदस्य व खटीक समाज का प्रदेश महासचिव रहा हूँ। और यहाँ पर खटीक समाज का बाहुल क्षेत्र है, हजारों की संख्या में यहाँ मतदाता है। मेरा ये कहना है कि बीजेपी पार्टी ने डमी उम्मीदवार, 2nd नंबर उम्मीदवार ही नहीं उतारा था और ना ही सिंबल में दूसरा नाम था। यानी कि उनका नामांकन कैंसिल होता तो वो वोट शेयर कहाँ होते? वो वोट शेयर मुझे होते, क्योंकि मैं निर्दलीय खड़ा था, मैं कोई किसी पार्टी के माध्यम से नहीं था। मतलब है कि भाजपा से आप जुड़े रहे, भाजपा के विभिन्न पदों पर रहे और ये याचिका भी आपके द्वारा दायर की गई है। और यहाँ तक कि मैं आरएसएस संघ में भी था, धर्म जागरण में प्रशासन प्रमुख रहा हूँ। तो ये आपके दावे हैं कि इस कारण से आपको अगर ऐसा कोई उसी पार्टी के किसी प्रतिनिधि को अवसर मिलता है तो वो आपकी पक्ष में आना चाहिए। चलो ठीक है, हमने ये इन चीज़ों को तो चलो कहीं ना कहीं समझने की कोशिश की है। एक पक्ष और है कि चुनाव तो घोषित हो ही गए, ठीक है, हालांकि आपका ये वाला अभी फैसला आया नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि इस फैसले से इस चुनाव की इन दिनांकों पर कोई असर पड़ने वाला है या चुनाव ऐसे निर्बाध रूप से हो जाएगा? ये नहीं, चुनाव देखिए सर, ये चुनाव 19 तारीख को ही मैंने एक एप्लीकेशन पुटअप की थी माननीय उच्च न्यायालय में। मैंने 2 एप्लीकेशन लगाई थी कि एक इस चुनाव पर रोक लगाने की, और मैंने निर्वाचन आयोग नई दिल्ली में भी एक कंप्लेन शिकायत की कि भाई अभी मामला विचाराधीन है माननीय उच्च न्यायालय में, तो इसको रोको और कंटेम्प्ट होगा अन्यथा। तो उन्होंने भी मेरी कंप्लेन को रजिस्टर कर लिया, उसका मैसेज भी उन्होंने मुझे दिया है। रही बात उच्च न्यायालय की, उच्च न्यायालय में मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी पेश कर दिया उसी दिन 19 तारीख को, और स्टे की एप्लीकेशन भी पुटअप कर दी थी, और विपक्षी अधिवक्ताओं को मैंने रिसीव भी करा दी और रजिस्ट्रार जहाँ पेश किया जाता है दस्तावेज वहाँ मैंने पेश कर दिए। जब मैंने माननीय उच्च न्यायालय को कहा तो उन्होंने कहा कि स्टे का अंतिम निस्तारण तक दिया जाता है, पर हम आज ही उसका निस्तारण करेंगे।
मैंने कहा ठीक है, अगर आज ही निस्तारण करते हैं तो माननीय उच्च न्यायालय, ये तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि आज जो भी होना, आज फैसला आ जाएगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं रहेगी, जो आदेश होगा वो सब पर लागू होगा। नहीं, अब आदेश जैसे आपने बताया कि आदेश की सुनवाई, आदेश आना ही बाकी है, सुनवाई पूरी हो चुकी है जी। और चुनाव तो 17 तारीख तक है, उससे पहले कोर्ट एक आदेश दे देता है और आदेश चाहे जो भी आए मगर उसके बाद चुनाव का रास्ता क्लियर हो जाता है। देखिए, चुनाव आयोग यहाँ पर अपनी बात पर कहीं भी कायम नहीं है, मेरा ये मानना है, क्योंकि चुनाव आयोग ने 2019 में एक एप्लीकेशन पुटअप की कि जब उनको ऑलरेडी पक्षकार बनाया हुआ था तो भी उन्होंने एक 110 सीपीसी यानी कि एक पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र पुटअप करते हैं कि हमें मशीन रिलीज की जाए। जब मुझे कोर्ट पूछती है तो हमने कहा हाँ मशीनें रिलीज कर दीजिए, लोकसभा का चुनाव है, अगर इनको मशीन रिलीज करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि बच्चों की वहाँ पर जो सील लगे हुए हैं, बच्चों की पढ़ाई शिक्षा बाधित हो रही है और मैं खुद भी चाहता हूँ उनकी शिक्षा बाधित न हो, तो रिलीज हो। उन्होंने वहीं से नोट प्रेस कर दिया। जब कोई व्यक्ति या पक्षकार किसी मामले में नोट प्रेस कर देता है तो वो उसमें कभी भी बोलने का राइट नहीं रखता है, आगे उसका पक्षकार अपने आप ही खत्म हो जाता है। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे याचिका के माध्यम से जो नोटिस जारी की है उसमें भी रिटर्निंग अधिकारी सुशील कुमार जी एसडीएम साहब है, जो वर्तमान आईएएस है, उन्होंने एक प्रार्थना पत्र पुटअप किया कि हमें पक्षकार हटाया जाए। जबकि आज तक मैं उस प्रार्थना पत्र को देख के ही चौंक गया था कि आज तक सरकार किसी भी मामले से हटती नहीं है। ये सारे कानूनी दावपेच है, मगर मैं बड़े सीधे शब्दों में आपसे ये जानना चाहता हूँ कि चुनाव तो 17 तारीख की तारीख तो घोषित हो ही गई है जी। आपका भी ये जो मामला चल रहा है इसमें भी सिर्फ फैसला ही आना बाकी है। अगर हाईकोर्ट कोई भी फैसला देता है, मैं तो कहूँ चाहे नामांकन रद्द हो न हो, जो भी फैसला देता है, और साथ में एक चीज़ और जोड़ देता है कि इसके माध्यम से चुनाव का रास्ता भी कहीं न कहीं क्लियर कर देता है, चुनाव का रास्ता खोल देता है कि हाँ भाई ये सब हमने फैसला तो सुना दिया है मगर अब चुनाव की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया चलती रहे और 17 तारीख को चुनाव हो जाए, ऐसी स्थिति में आपका क्या कदम देखिए, रहने वाला है? पहली बात तो माननीय उच्च न्यायालय से चुनाव आयोग ऊपर नहीं है जी। जो माननीय उच्च न्यायालय जो आदेश करेगा वो चुनाव आयोग भी बाध्य रहेगा, हम भी बाध्य रहेंगे। मेरे फेवर में फैसला आ जाता है तो ठीक है, फिर तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ऑटोमेटिकली जो अधिसूचना जारी हो गई की हुई है वो निरस्त हो जाएगी, स्वतः ही निरस्त हो जाएगी, क्योंकि वो आदेश प्रभावी हो जाएंगे। इन केस कोई ऐसी परिस्थिति आई तो मेरे पास सुप्रीम कोर्ट में जाने के अवसर रेमेडी पड़ी हुई है, मेरे पास अवसर है। अभी तो मेरे पास 2 अवसर है, मैं माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, फिर उसकी वापस रिव्यू पिटीशन भी है, यानी कि आप एक अधिवक्ता भी है जी। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं जी तो ये तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आप आगे की कार्रवाई के लिए जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये 17 तारीख से पूर्व तो सुप्रीम कोर्ट भी आपको पूरा सुन नहीं पाएगा, फैसला दे नहीं पाएगा। तो उस आपके सुप्रीम कोर्ट में जाने की प्रक्रिया का इन चुनावों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब तक इसका निस्तारण नहीं होगा तब तक ये चुनाव, मेरा नहीं मानना है कि ये लागू होंगे, क्योंकि पहले जो पूर्ववर्ती आदेश होते हैं वही लागू होते हैं, पश्चावर्ती आदेश लागू नहीं होते हैं। जो पूर्व में मामला चल रहा है वही लागू होगा। और रही बात, ये चुनाव आयोग ने और कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है जी, क्योंकि चुनाव आयोग को, पहली बात तो चुनाव आयोग ये अभी जो घोषणा की है, मैं ये मानता हूँ राजनीतिक दबाव के कारण, और अब मैं नहीं मानता कि, आज तक तो मैं मानता था कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से कार्य करता है, पर आज मुझे नहीं लग रहा है कि वो निष्पक्ष रूप से कार्य कर रहा है, क्योंकि मैं अनुसूचित जाति से हूँ, इसलिए चुनाव आयोग खुद भी नहीं चाहता कोई अनुसूचित जाति का निर्वाचित हो जाए। ये भेदभावपूर्ण कार्य किया जा रहा है। और दूसरी चीज़, जब वल्लभनगर की सीट में भी अभी तक चुनाव घोषित नहीं किए, वहाँ कोई विवाद नहीं था, यहाँ विवाद होने के बावजूद यहाँ घोषित किया, ना ही यहाँ 6 माह पूरे हो रहे थे, संवैधानिक संकट भी नहीं है राजसमंद में, तो आपने क्यों घोषित किया ना? अगर इतनी जल्दी है तो माननीय उच्च न्यायालय में जाइए, आप एप्लीकेशन पुटअप कीजिए कि माननीय न्यायालय आदेश करें, फिर कराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कितने प्रतिशत लगती है आपको संभावना है कि आपके इस फैसले के कारण चुनाव, मतलब बड़ा ही सीधा सवाल पूछता हूँ कि आपके कि इस कार्रवाई और इस फैसले के कारण चुनाव होगा या नहीं होगा, और होगा तो फिर आगे क्या होगा? देखिए, चुनाव कराना नहीं कराना ये चुनाव आयोग का काम है। मैं तो ये कहूँगा कि मैं अभी भी पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि फैसला मेरे फेवर में आएगा। मैं 99.99% आश्वस्त हूँ। 0.1 जो प्रभु इच्छा है आगे, और अगर ऐसी परिस्थिति 0.1 की अगर परिस्थिति आई तो मेरे पास उच्चतम न्यायालय जाने में कोई आपत्ति नहीं है। 1 माह का समय है, अभी तक तो मेरे पास बहुत अवसर है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय में भी रिव्यू पिटीशन भी बाकी है। और जो ये, मैं तो और कह रहा हूँ कि जो भी प्रत्याशी अभी नामांकन कर रहा है वो चुनाव आयोग से अपनी राशि वसूल करे और वो बिल संभाल के रखें और उन पर दावा भी करें। तो सारे दावेदारों की भी आप चिंता कर रहे हो, तो इन दावेदारों, निर्दोष व्यक्ति को वो बेवजह परेशान कर रहे हैं। बात बताइए मेरे को कि आप भाजपा से जुड़े हुए रहे हो जी, भाजपा की पार्टी से आप कार्यकर्ता और काफी पदों पर रहे हो जी सर।
अगर अभी जो चुनाव चल रहे हैं और 17 तारीख को चुनाव होने हैं, जी ये बड़ी संभावनाओं से एक अलग ही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी कि भाजपा अभी आपको दावेदार घोषित कर दे कि हमारे दावेदार जितेंद्र जी रहेंगे, तो आपकी इस याचिका पे आप किस प्रकार से फिर आगे बढ़ेंगे? नहीं, देखिए ये कल्पना है, कल्पना का ये मैं बिल्कुल जवाब पूर्णतः नहीं, नहीं, संभावना और बिल्कुल कल्पनाओं बिल्कुल देखिए के बीच में कहीं सवाल है ये कल्पना है, जी। कल्पनाओं का जवाब देना उचित नहीं होता। जी, मतलब आप इस पे कुल मिला के सीधा सीधा एक कहीं ना कहीं एक प्रश्न, क्योंकि मुझे लगा कि भाजपा से आप जुड़े हुए हो, तो हो सकता है ये एक संभावना अलग निकल के आ जाए ताकि ये चुनावों का रास्ता थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो अब मैं एक अंतिम सवाल के रूप में फिर से एक बहुत सीधा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये दावेदार जो इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, प्रशासन जो इतने पैसे खर्च कर रहे हैं चुनावी तैयारियों पर, ये काम में लगेंगे या व्यर्थ जाएंगे? देखिए मेरे नज़र में ये सभी व्यर्थ जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो हाईकोर्ट में मूल याचिका पर ही विचाराधीन है और अभी तक उसमें आदेश नहीं आए। एक सीधा सा सवाल या सीधी सी एक छोटी सी बात समझिए सर, अगर मेरी फाइल में दम नहीं होता, यानी कि वजन नहीं होता, एक सामान्य भाषा में कहूँ, मैं कानूनी भाषा को नहीं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं सामान्य व्यक्ति को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या ये याचिका सुनवाई काबिल होती? नहीं होती। फिर इतनी सुनवाई अंतिम सुनवाई तक गया ये मामला, फिर माननीय न्यायालय ने सुनवाई के पश्चात भी ऑर्डर रिजर्व किया। क्या इसमें अगर तथ्य नहीं होता, जैसे कि वहाँ के उच्च न्यायालय की परंपरा रही है कि मामला सुनते ही जो भी आदेश देना होता है वो देते हैं, यानी कि कोई कहता है कि तुरंत खारिज कर देते हैं, पर अगर उसमें दम नहीं हो तो, पर यहाँ पर इतना मटेरियल है, इतनी वजनदार बातें हैं, तो मैं ये मानता हूँ, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ और माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे बहुत अच्छा समय दिया, मेरी बात पूरी तरह से रखने का अवसर दिया और सभी पक्ष और सभी दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया, और मैं ये मानता हूँ कि माननीय न्यायालय पर जो आदेश करने वाली है, जब भी करेगी, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। और चूंकि मैं न्याय प्रणाली से ही जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए न्याय से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है और संविधान से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने राजसमंद उपचुनावों से जुड़े हुए एक कानूनी पहलू पर चर्चा करने का प्रयास किया। जितेंद्र जी जो कि याचिका करता है, उनके विषय को भी समझने का प्रयास किया। उन्होंने भी लगभग सारी संभावनाओं को बड़े खुले मन से बताते हुए ये भी कहा कि ये जो पैसा दावेदारों का लग रहा है, कहीं ना कहीं उनकी भी चिंता की कि पैसा व्यर्थ भी हो सकता है। तो अब ये जो सुनवाई बाकी है, ये जो 17 तारीख के चुनाव हैं, इन सब के बीच में मुझे लगता है कि जितेंद्र जी ने एक नया पेज प्रस्तुत किया है। तो हमारे दर्शकों के साथ साथ राजसमंद एक्सप्रेस की भी अब बड़ी कड़ी निगाह इस विषय पर रहेगी, ताकि हम समझ सके कि जितेंद्र जी जो एक दावे कर रहे हैं कि ये जो चुनाव अभी होने वाला है, ये नहीं हो पाएगा, ये अटक जाएगा और दावेदारों का पैसा व्यर्थ जाएगा। तो दावेदारों के दावों और जितेंद्र जी के दावों के बीच में किसका दावा सफल होता है, इस पर हमारी कड़ी नज़र रहेगी। जल्द ही हम किसी नए व्यक्ति के साथ, नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद।